हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, देखिए आपकी जो राजपाल सिंह की जो बुक है ना हिंदी की, तो मैंने ये आपको अपने चैनल पे इसकी सीरीज चल रही है राजपाल सिंह की। तो देखिए दोस्तों, ईओ और आरओ, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी के लिए आपके लिए ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं नहीं चाहता कि आप हिंदी में ईओ और आरओ के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अपना कम स्कोर करें, तो इसलिए मैं आप दोनों को ये दो बुक लेके आया हूँ। देखिए, आदित्य पब्लिकेशन और राजपाल सिंह की जो बुक है, आप लोग जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से दोनों बुक का कॉम्बो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूँ। देखिए, आज इसका पार्ट फर्स्ट है। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन के बारे में, और सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की जो बुक है, इसकी सीरीज के हमारे वर्णमाला और भाषाएं बोली कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके राजपाल सिंह की बुक की जो प्लेलिस्ट है ये हमने बनाई है, आप वहाँ जाके इसको विजिट करके अपना जो भी बचे हुए वीडियो हैं वो देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम काफ़ी डीप पढ़ेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके हम सारे फैक्ट आपको करवाएंगे। देखिए, इसकी डिटेल वाइज भी आपको पता है कि इसमें वर्णमाला कितने अच्छे तरीके से समझाई गई है, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। और आपको हिंदी नहीं आती है तो आप एकदम बेसिक तौर पे से भी अपनी हिंदी को यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपके लिए ना बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपके लिए हिंदी लेके जाऊँगा यहाँ से, और वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह करते हैं और व्यूज़ आते हैं वीडियो पे, वीडियो ज़्यादा शेयर होती है तो मोटिवेट मिलता है, कंटिन्यू वीडियो देने को मन करता है। और आप कमेंट करते हैं, अपने सजेशन देते हैं हमें, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है उस पर। तो उस पर हमारा क्या होता है कि हम एक दिन की 2 वीडियो भी आपके लिए ला सकते हैं, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो उससे हम बैक टू बैक वीडियो बनाने का मन करता है। देखिए, एक चीज़ मानो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आपको अगर कहीं से फीडबैक नहीं मिलेगा कोई भी, तो आपका एक तरह से डिमोटिवेट होने लगेंगे ना। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मेरे को कोई इसका फीडबैक नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज वगैरह है नहीं, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अपनी मेहनत को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए, एक आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में फैला दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से आपको राजपाल सिंह और आदित्य पब्लिकेशन कोई भी यूट्यूब चैनल वाले एक साथ अपने चैनल पे नहीं करवाएगा। तो मैं आप पहली बार इस चीज़ को मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है। तो आइए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो देखिए दोस्तों, आदित्य पब्लिकेशन की जो है हिंदी की अगर हम बात करेंगे, आज हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आज हम सिर्फ थोड़ा इसका 1-2 पार्ट देखेंगे, 15-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे। इससे ज़्यादा हम लंबी वीडियो बनाएंगे तो आप थोड़ा बोर से हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। आप लोगों का प्यार अगर हमें मिलता रहेगा तो हम वीडियो, आप कहेंगे 1 घंटे की 1 घंटे की बना देंगे, 2 घंटे की बोलोगे 2 घंटे की बना देंगे, मगर मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मगर प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दें, ठीक है। चलो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्णमाला एक दृष्टि लिखा हुआ है ऊपर से, ये वर्णमाला की तालिका बनाई गई है, नीचे आप देख रहे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। देखिए, वर्णमालिका तालिका जो है, एक साइड आपके स्वर दिए गए हैं, एक साइड आपके व्यंजन दिए गए हैं, ठीक है। अब स्वर की बात करें हम, स्वर आपको पता ही है कि 11 स्वर होते हैं, ठीक है, 11 स्वर होते हैं। ये आपके ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। और इसमें एक प्लुप्त स्वर भी होता है। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर आपके होते हैं 4 होते हैं, और दीर्घ स्वरों की संख्या आपके 7 होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहले आपका ह्रस्व स्वर आता है, जिसमें अ, ई, उ और री आता है, ठीक है। इनको ये आपका मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहे जाते हैं ह्रस्व स्वर को, ठीक है। अब बात करेंगे हम दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर में आता है आपका आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी संख्या आपकी 7 होती है। देखिए, इसके साथ संख्या भी इनकी नोट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सीधे कहाँ पे, व्यंजन पे, ठीक है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगध व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, ये व्यंजन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को आपको अपनी एक नोटबुक लेना, अगर जिसने नोट नहीं किया है तो आप इनको नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कौ वर्ग से पौ वर्ग तथा ठौ, ठीक है। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी टोटल 25 होती है। मैंने आपको ये पुरानी वीडियो में बताया गया है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, क, ख, ग, घ जो होते हैं आपके,
ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या जो होती है आपकी 25 होती है, जहाँ पे तक आपको दिए गए, और ये ड़ और ठ को मिला के आपके 27 होते हैं, 2 ये हो गए, तो इनको मिला के आपके 27 होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजन देखिए दोस्तों, य र ल, ठीक है, य र ल और वो आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो सौ ह, ठीक है। देखिए आप अगर ऊष्म व्यंजन को अपने मुंह से निकालते हैं, अपने मुंह के ठीक सामने ऐसे हाथ लगाइएगा और आप इन शब्दों को बोलिएगा, तो आपके मुंह से ना एक गर्म हवा निकलेगी। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऊष्म, ऊष्म मतलब होता है आपको गर्म, यानी कि, ठीक है। तो इनको आप मुंह से निकालेंगे अपने, तो यहाँ पे से आपको एक गर्म हवा मिलेगी, तो ये ऊष्म व्यंजन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगत के बारे में। देखिए आगत व्यंजन की बात करूँ तो आगत व्यंजनों की संख्या आपकी 2 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या आपकी 4 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपकी 4 है, ठीक है। आगत व्यंजन की मैं बात करने वाला हूँ, तो आगत व्यंजन होते हैं आपके जौ और फौ, ठीक है, जौ और फौ आपके आगत व्यंजन है। देखिए दोस्तों, इनके नीचे जो है ना आपके हलंत यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक डॉट लगा होगा, जैसे इस तरीके से एक बिंदु दिया गया है, नीचे देख रहे हैं आप, तो ये आपके हलंत लगे होते हैं इस तरीके के। आपको अगर जौ, ठीक है, यहाँ पे साफ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, तो जौ होगा, इसके नीचे ऐसे बिंदु लगा होगा, और फौ होगा, इसके नीचे ऐसे बिंदु लगा होगा। ये आपके आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। एग्जाम में आपको ऑप्शन पे इस तरीके से दिए होंगे, और नॉर्मली भी दिए होंगे आपके जौ, ठीक है, फौ, फिर ऐसे दिया होगा, जौ के नीचे हलंत दिया होगा, और इसके फौ के नीचे भी हलंत दिया होगा। आपको इन चारों में से बताना होगा, तो इसमें से आप इस तरीके से ये आपके आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। श, त्र, ज्ञ, स्र, जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या आपकी 4 होती है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए ना, क्लियर है ना, आगे चलते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, ठीक है। इसमें ण और ठ को वर्ण को छोड़कर व्यंजनों की संख्या इसमें कितनी होती है आपकी 33 होती है, ठीक है। स्वरों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ 11 है, और कुल व्यंजनों की संख्या आपकी 41, और इन दोनों को मिला के आपके कितने बन जा रहे हैं, दोनों 41 और 11 मिला के आपके 52 बन जा रहे हैं, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या आपके पूछे तो 52 पूछेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में पुनरावलोकन को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है, देखिए काफ़ी डीप हिंदी दी गई है, तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। जिन वर्गों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, किसी बिना किसी अवरोध या किसी दूसरे किसी सहायता से होता है, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वरों का उच्चारण जो होता है वो किसी भी सहायता से नहीं होता है। जैसे अ, आ, ई होता है, वो अपने आप में ही स्वर हैं, उनकी मतलब उनको बोलने में आपको किसी भी अन्य वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अन्य शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, साधारण भाषा में बोला जाए तो। अब इसमें बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अब इसमें ह्रस्व स्वर की बात करेंगे हम, तो अ, इ, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 होती है। इनको लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में अगर हम ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा समय लगेगा, जिनमें जिसमें अ, इ, उ, री हैं, इनसे भी अगर ज़्यादा समय लगता है तो उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आपके हैं ह्रस्व स्वर जो है आपके अ, इ, उ, री है, इनको मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर तीनों एक ही हैं, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे दीर्घ स्वर है आपके। दीर्घ स्वर की बात करें तो इनकी संख्या आपकी 4 होती है। जैसे इसमें दीर्घ स्वर दिए गए हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे दीर्घ संधि स्वर है आपके आ, बड़ी और ऊ। दीर्घ संधि स्वरों की संख्या आपकी 3 है। तो इसमें आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ आपके दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या आपको 3 देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, इनको नोट्स कर लेना,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है। इसमें संयुक्त स्वर की बात करें ए आई ओ औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। आपकी आगत स्वर जो होते हैं आपके आगत स्वर के अंतर्गत आ आता है, ठीक है, ये आपका आगत स्वर है, इसकी संख्या 1 है, ठीक है। अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर आपके ई ए आई जो आपके अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या भी आपकी 4 है। मध्य स्वर आपका औ होता है, ठीक है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर आपका औ होता है, ठीक है। अब इसमें ये जिन्हा किया है यानी कि जीभ के आधार पर, ठीक है। जीभ के आधार पर थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ। आपके यहाँ पे मध्य स्वर और अग्र स्वर और पश्चिम स्वर दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे ही इसको क्लियर कर लेता हूँ। जिन्हा के आधार पर आपके स्वर के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि जीभ जो आपकी जीभ हो ना, इसके आधार पर आपके स्वर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से आपका एक तो हो गया अग्र स्वर और दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्चिम स्वर, ठीक है। अब मैं आपको अग्र स्वर की इसमें बात करूँ तो अग्र स्वर में आपका आता है, तो इसमें ये है आपका अग्र स्वर, ठीक है, ई ए आई। तो देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को आप अपने मुंह से बोलेंगे तो आपके जीभ जो है ना, जीभ के आगे वाले नोक पे, ठीक है, से एकदम सामने जीभ मतलब एक लास्ट पॉइंट जो होता है आगे, तो वहाँ पे आपका जोर पड़ेगा, तो इनको हम अग्र स्वर कहेंगे। एक बार आप बोल के देखिए ई ए आई, ठीक है। यहाँ पे आपका जोर कहाँ पे पड़ रहा है, जीभ के आगे वाले पार्ट पे अगर आपका जीभ का जोर पड़ रहा तो ये अग्र स्वर कहेंगे, ठीक है। अब हम मध्य स्वर बोलते हैं, तो मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर हम ओ बोलो तो आप, ठीक है, एक बार ओ बोल के देखना। ओ बोलने में आपकी जीभ के जो एकदम मिडिल सेंटर है ना, वहाँ पे गड्ढा सा बन रहा होगा, तो आपका वो मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। एक बार ओ बोल के देखना, ओ, ठीक है। आपका मुंह ऐसा पूरा खुलेगा, थोड़ा गोल बनेगा, और उसके बाद आपके जीभ में एक थोड़ा गड्ढा सा बनेगा, तो ये अग्र मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। तो आपको क्लियर है ना मध्य स्वर और अग्र स्वर के बारे में। अब हम बात करेंगे पश्चिम स्वर के बारे में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या आपकी 5 है, ठीक है। अब बात करेंगे आ उ ओ औ अंक, ठीक है। इन देखिए, इनको बोलने में देखिए आप एक बार आ बोलिए, एकदम आपके गले की जड़ में से आपको आवाज़ का पता चल रहा है कि हाँ यहाँ से आवाज़ निकली है, तो पश्चिम स्वर यानी कि पीछे का स्वर जो है, लास्ट आपका गले का जो हिस्सा है, तो वहाँ से आपकी आवाज़ निकल रही, तो ये पश्चिम स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको ये जिन्हा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 प्रकार की होती है, जिसमें अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। आप ये तीनों चीज़ समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो आज इसी पार्ट को हम आगे का कंप्लीट करेंगे, अगली बारी में अगला पार्ट इसका देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम समृद्ध स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो समृद्ध स्वर होता है ई उ, ठीक है। समृद्ध स्वरों की संख्या आपकी कितनी है, 4 है। तो ई उ। अर्ध विवृत स्वर ए ओ, ठीक है। देखिए, अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें तो ए ओ, ठीक है, ए ओ। तो इसको मैं याद करने के लिए आपको बताऊंगा, आपने धमाल पिक्चर देखी होगी ना, जिसमें वो गूंगा होता है, ए ओ बोलते हैं ना, ठीक है। तो आधे स्वर बोल पाता है, पूरा तो बोल नहीं पाता, तो ए ओ तो अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ए ओ इस तरीके से याद कर लेना। अब उसकी एक पिक्चर बना लेना, अगर अर्ध स्वर को आप याद कर लेना तो अर्ध स्वर ए ओ बोल के देखना मुँह से, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। विवृत हैं आपके आ और ए, ठीक है। विवृत स्वर की बात करूँ तो विवृत स्वर होते हैं आपके आ और ए, ठीक है। इनकी संख्या आपकी 2 है और समृद्ध स्वर की संख्या आपकी 2 है, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर आपके 4 होते हैं, जिसमें ए आ ओ आओ, ठीक है, ये आपके अर्ध विवृत स्वर हैं। कुल व्यंजनों की संख्या आपकी 41 है, तो इसमें कुल व्यंजनों की संख्या आपकी 41 दी है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 दी है। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। जैसे उत्सिप्त व्यंजनों की संख्या आपकी 2 होती है, जिसमें ड और ठ होते हैं। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ही आपके द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने किताब पे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है, योर ऑल ओवर। उसमें व्यंजन मैंने आपको बताया 100 आप जीभ के आगे से हाथ लगा के देखेंगे तो आपको यहाँ से गर्म हवाएं मिलेंगी, ठीक है। आगत व्यंजनों की संख्या जौ और फौ, इसके नीचे देखिए बिंदु लगा रखा है मैंने आपको समझाने के लिए, तो इस तरीके से होगा। और इसमें संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन, ठीक है, देखिए 100 का जो मेल बनता है इन क और 100 के शब्द से मिलके बनता है, ठीक है। क आपको कैसे बनता है, क हो गया, इसके नीचे ऐसी डंडी आएगी, प्लस हो गया और 100 हो गया, ठीक है। ये 100 हो गया और इसके बाद आपका
पूरा शौ बनेगा, ठीक है। त्रौ बनेगा आपका, ठीक है। त्रौ कैसे बनेगा आपका, त्रौ तो ये आएगा आपका, इसके नीचे डंडी आएगी, फिर आपका प्लस आएगा, फिर आपका रो आ गया, त्रौ बन गया। फिर आपका ग्यों बनेगा, ठीक है। आपको ग्यों बनाना है। ग्यों कैसे बनता है, देखिए जौ आ गया, जौ के नीचे से डंडी आ गई, फिर आपका प्लस आ गया, रो आ गया, ठीक है। ये आपकी ग्यों बन गया। अब आपकी बात करें तो शौ की बात करें तो ये आपका शौ आ गया, ठीक है। शौ को ऐसा बनेगा आपका सौ प्लस रो, ये आपका शौ के अंतर्गत आ गया। क वर्ग की ध्वनियाँ आपकी मैं बात करूँ अब, क क ख ग घ ण, ये आपके क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चौ वर्ग की ध्वनियाँ आती हैं चौ छ जौ झ ण, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा इस वर्ण विचार के अंतर्गत जाता हूँ। तो इसमें स्वर आपके देखिए, स्वर जो आपके अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या आपकी 11 है, आप इनको गिन सकते हैं। अनुस्वार आपके अंक अह होते हैं और अनुनासिक आपके, देखिए अनुस्वार आपका अंक है, अनुनासिक आपका अह, ठीक है, और विसर्ग आपका अंक अह, ठीक है। आगत ध्वनियाँ अर्धचंद्र नुक्ता के साथ आती है, ठीक है। आगत ध्वनियाँ जो होती हैं अर्धचंद्र लगा होगा उसमें और नुक्ता चिन्ह लगा होगा, ठीक है। अर्धचंद्र ये आपका है, इसके ऊपर पे बिंदी नहीं होती है, ये अर्धचंद्र होता है, ठीक है। खाली अर्धचंद्र आपका खाली ऐसे बना होगा और नुक्ता चिन्ह में आपको बताया है, ठीक है। कोई भी आपका जैसे आपने जौ लिखा तो जौ के नीचे ऐसे आ गया, क लिखा क के नीचे ऐसे आ गया, ये आपके नुक्ता चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात करूँ तो स्पर्श व्यंजनों की मैं अगर बात कर रहा था ना आपसे, तो इनकी संख्या 25 है आपकी। आगत व्यंजन की बात करता हूँ मैं, व्यंजन का वर्ग है आपका, देखिए ये आपके होते हैं 25 होते हैं। और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, आपको यहाँ पे तक इसको याद करना, ठीक है। यहाँ पे से 5, ये 5 होंगे आपके पूरे, 1 2 3 4 5, 5 5 25, ठीक है। ये आपके 25 हो गए और ये आपके पंचम वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ण ण ण ण मो, ये आपके पंचम वर्ण के अंतर्गत आते हैं और इनको आपके नासिक वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको इसको, ये कंठ आपका कंठ वर्ग में आ गया, तालव्य टौ वर्ग में आ गया और तौ वर्ग में आ गया, पौ वर्ग में आ गया। इसको मैंने आपको क्या बोला था, केटीएम दा, ठीक है, के टी एम दा, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी, जैसे कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया और दंत्य हो गया और ओष्ठ हो गया, ठीक है। ये आपके यहाँ पे तक आप इसको इस ट्रिक के अंतर्गत रख के बता सकते हैं कि ये कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता दिए हैं, यौर और लव होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपको मैंने बता दिया है और संयुक्त व्यंजन श्रोत्र श, ये आपके मैंने बता दिया है। टौ वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं, टौ ठौ ये आते हैं। तौ वर्ग के अंतर्गत तौ थौ दौ धौ नौ आपके आता है। पौ वर्ग, देखिए पौ वर्ग की ध्वनियाँ प फ ब भ मो, ठीक है। प फ ब भ मो, ये आपके पौ वर्ग के अंतर्गत आता है। यौर और लव अंतस्थ के अंतर्गत। देखिए ऊष्म व्यंजन आपके 100 हैं, आगत व्यंजन जौ फ हैं आपके, संयुक्त व्यंजन श्रोत्र ग्यों श्रो आपके, और इसमें अर्ध स्वर के अंतर्गत। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, य और वो, ठीक है। इसमें से अर्ध स्वर बताइए बोलेंगे तो य और वो हमेशा अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लुठे हैं अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए एक एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, य और वो अर्ध स्वर कौन सा है। तो आगे भी आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए लुंठित व्यंजन की बात करें तो देखिए दोस्तों मैं इसको लुंठित व्यंजन तो यहाँ पे लिखा है, मगर मैं इसको पढ़ता हूँ लुठित व्यंजन, क्योंकि लुठित व्यंजन से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लुठित से आपका रॉ है, ठीक है। ये लुठित व्यंजन रॉ के अंतर्गत आता है, लुंठित व्यंजन है वैसे तो लुठित पढ़ेंगे तो आपको रॉ इसमें वैसे ही लग जा रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट पड़ेगा नहीं, तो आपको एकदम से इसको याद करने में आसानी होगी। लुठित व्यंजन के अंतर्गत आपका रॉ आता है। पारस्परिक व्यंजन की बात करें तो इसमें आपका लॉ जो है था पारस्परिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन मैं आपको बता चुका हूँ और उत्सिप्त व्यंजन होना आते हैं। इसमें अघोष व्यंजन हैं प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण का, ठीक है। फ सौ प सौ ये आपके अघोष व्यंजन के अंदर आते हैं। ये अघोष वाले मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो देखिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार एंड सपोर्ट हमें दें। जितने भी अच्छे से होता था हमने पढ़ाया, अगर कहीं पे कमियां लग रही हों तो उन चीज़ों को हमें बताएं, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही जाती है ना, तो वो बताने का कोशिश करें और हम आगे इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।